नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाजरीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना का ज़िला मेदक के पटेनचेरू में आज एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने तमाम रियासत को गम में मुब्तला कर दिया है। हम बात कर रहे हैं पटेनचेरू में पेश आए एक केमिकल प्लांट में जो धमाके का वाक़या है उस बारे में, और बता दें कि उस धमाके के वाक़े में यानी केमिकल प्लांट में पेश आए धमाके के वाक़े में कम से कम 10 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं, जबकि दूसरी खबरों में बताया जा रहा है कि 8 अफराद हलाक हुए हैं और जो ज़ख्मी हैं उनका तादाद, वर्करों की तादाद 20 बताई गई है, जिसमें कई की हालत नाजुक बताई जाती है। वैसे भी सिगाजी केमिकल प्लांट ये पटेनचेरू में वाक़ है जो हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर पाया जाता है। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि इस वाक़े को लेकर लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि ये आबादी से करीब ये प्लांट पाया जाता है और अगर इस तरह के प्लांट्स में धमाके होते हैं तो जो अतराफ अबनाब की आबादी है वहाँ पर खौफ का माहौल पैदा होना यानी यकीनी बन जाता है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि किस तरह हुकूमत और जो अहदेदार हैं वो इस आग पर काबू पाते हैं और इस तरह के वाक़यात के इंसदाद के लिए इक़दाम करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये वाक़या सुबह 9 बजे पेश आया और फिर उसके बाद फायर टेंडर्स जो है वो मुकाम वाक़े के लिए रवाना होते देखे गए। बहरहाल सजा साहब, ये पहली खबर थी जो हमने सुनाया है, लेकिन एक बात आप ये बताइए कि अक्सर केमिकल प्लांट्स में जो धमाकों के वाक़यात पेश आते हैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तेलंगाना में पेश आए, लेकिन आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। ये देखिए, यकीनन एक बड़ा जो है सानिया है। 10 लोगों की मौत की तस्दीक हो रही है, 20 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और सुबह जब धमाका हुआ था तो जब मुकामी लोगों ने कहा था कि कई वर्कर जो है फैक्ट्री में फंसे हुए हैं, और उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि गैस लीक होने से इलाके में बदबू फैल गई है और लोगों में दहशत मच गई है। तो ये इलाके में बदबू के फैलना, देखिए आमतौर पे केमिकल फैक्ट्रीज में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की गैसों को जो है ज़ख़ीरा करके रखा जाता है टैंकों में। इस आपको याद होगा, आपने आंध्र प्रदेश का हवाला दिया था तो आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले गालिबन आंध्र प्रदेश में भी इसी नौइयत का एक धमाका हुआ था एक फैक्ट्री में, गैस फैक्ट्री में। तो वो धमाका भी सुबह के औकात में हुआ था, सुबह 6-7 बजे के आसपास में हुआ था, तो जिसके नतीजे में फैक्ट्री में मौजूद लोगों की मौत तो हो गई थी। लेकिन फैक्ट्री के अतराफ कई किलोमीटर तक लोग जो है, सुबह का वक्त था, कोई जो है बच्चों को स्कूल लेके जा रहा था, कोई सब्ज़ी तरकारी लेने के लिए जा रहा था, कोई दूध लेने के लिए जा रहा था, तो कई लोग सड़कों पे गिर के बेहोश हो गए उस गैस को सूंघने की वजह से, उसके असर से, उस गैस के जहरीले गैस के असर से। और बहुत ज़्यादा जो है दहशत मची थी उस ज़माने में, और कई लोगों के मरने की भी खबर आई थी। एक शख्स जो है स्कूटर पे जा रहा था, वो गिर जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। मतलब इतना खौफनाक होता है ये गैस या फिर ये जहरीली जो है गैस जो होती है, सिंथेटिक गैस, इतनी खौफनाक होती है। तो बहरहाल जो है यहाँ भी गैस की फैक्ट्री में, ख़ास तौर पे केमिकल फैक्ट्री में धमाके को तशवीश की नज़र से देखा जा रहा है। देखिए उस ज़माने में जब वहाँ आंध्र प्रदेश में इस तरह का सानिया पेश आया था तो जगन मोहन रेड्डी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने हिदायत जारी की थी कि जो भी जो है जहरीली गैस इकट्ठा करने वाले जो है फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें जो है जिन फैक्ट्रियों में जहरीली गैस का इस्तेमाल करके वो अशिया बनाते हैं, तो उन फैक्ट्रियों को शहरों से काफ़ी दूर जंगलों में होना चाहिए, ताकि इस तरह के हादसा हों तो लोगों को जो है मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो वो ज़माने में हिदायत जारी की गई थी, उस पर कितना अमल हुआ हम ये तो नहीं कह सकते। लेकिन पटनचेरू, देखिए पटनचेरू के हवाले से भी जो है दुनिया जानती है कि एक सनती इलाका है, लेकिन ये 20 साल 25 साल पुरानी बात है। आज आप पटनचेरू देखेंगे तो शहर के जो है
बिल्कुल अंदर आ गया है, शहर पटनचेरू से आगे निकल गया है। जी जी सही। तो आबादी में आ गया है, घनी आबादी में आ गया है हम कह सकते हैं। तो घनी आबादियों में जब इस तरह के इलाके आ जाते हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि फैक्ट्रियां बंद करें और जो है उनको दूर दराज इलाकों में जो है ज़मीन अलाट की जाए। तो ये हादसा हुआ है, आपको याद होगा कि देखिए अगर हम हैदराबाद की बात करें तो फलकनुमा के आसपास के इलाकों में भी फैक्ट्रियां थी, जी हाँ जी, सनतें थी, साबुन साजी की मुख्तलिफ जो है चावल निकालने की सनतें थे, बहुत सारी सनतें वहाँ पे थी, फलकनुमा से लेके उम्दा नगर तक के इलाके इवन चंदूलाल बारादरी। बिल्कुल जी जी। तो धीरे धीरे जब आबादी बढ़ी तो उन सनतों को बंद किया गया और फिर वहाँ पे जो है घर आबाद होते चले गए, प्लाटिंग होती चली गई, फैक्ट्रियों की घर आबाद होते चले गए। चूँकि गवर्नमेंट ने कदम उठाया था कि चूँकि अब ये आबादी में आ गया है इसलिए इन फैक्ट्रियों को शहर से बाहर होना चाहिए। तो अब पटनचेरू भी आबादी में आ गया है। आपको याद होगा कि सनत नगर भी जो है सनती फैक्ट्रियों का एक बड़ा मरकज़ था, वो भी अब शहर के बीचों बीच आ गया है। जी जी। तो बहरहाल इसी तरीके से अब पटनचेरू भी शहर के अंदर दाखिल हो गया है, अंदर आ गया है, शहर पटनचेरू से बाहर निकल चुका है। तो अब मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि देखें कि इस तरह की केमिकल फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ हैं शहर में और उनको शहर से बाहर करने की कोशिश की जाए। और यकीनन ये सानहा जो है काबिल तशवीश भी है, काबिल जो है हम ये कह सकते हैं कि बहुत काबिल अफसोस भी है। और जो है हुकूमत ने भी इस मामले पे अफसोस का इजहार किया है। ज़िले कलेक्टर भी वहाँ जो है जायज़ा लेने के लिए गए हैं और जो है अभी एक्सग्रेशा का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि हुकूमत बहुत जल्द जो है मरने वालों के लवाहिकीन के लिए एक्सग्रेशा का ऐलान करेगी। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत को हिफाजती इक़दाम के लिए भी ऐलानात करने होंगे। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक टॉक्सिक मटेरियल का यानी जहरीले मवाद का सवाल है या जहरीली गैस का सवाल है, तो ऐसे में ये जो प्लांट्स होते हैं, केमिकल प्लांट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और इन हालात में जैसा कि सज्जाद साहब ने भी कहा कि शहर से बाहर इन प्लांट्स को मुंतकिल कर दिया जाना चाहिए। वैसे भी जहाँ तक शहर का सवाल है, आप देखेंगे कि हैदराबाद जिस तरह वसत इख्तियार करता जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि बानी शहर हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह की दुआ जो उन्होंने की थी वो कबूल हो गई है शायद, और उसी वजह से ये शहर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हद तो ये है कि हमदा की जो हदूद है अब नरसापुर तक चली गई हैं। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि शहर हैदराबाद नरसापुर तक पहुंच रहा है, तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आबादी में किस कदर इजाफा हुआ है। और वजह यह है कि बैरून रियासत जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं और दीगर शुमाली हिंद की रियासतों के लोग हैं, वो हैदराबाद मुंतकिल हो रहे हैं। तो उसका भी असर मैं समझता हूँ कि आबादी का जो तवाज़ुन है वो उस पर पड़ रहा है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक वाक़े का सवाल है, इस जो धमाका हुआ है, आपको बता दूँ कि सुबह 9 बजे ये वाक़या पेश आया, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 10 अफराद अब तक अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। 20 वर्कर्स शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें कई वर्कर्स की हालत नाजुक बताई जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जो माइग्रेंट लेबर है या वर्कर्स है, उनका ताल्लुक़ उड़ीसा से है, उत्तर प्रदेश से है और दीगर मुल्क की दीगर रियासतों से बताया जाता है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि क्या हमारी जो हुकूमत है या हमारे जो महकमेजात है वो इस जानिब तवज्जो देंगी। और आपको ये भी बता दें, जैसा कि सज्जाद साहब ने भी जिक्र किया है कि सनत नगर है, वहाँ पर भी बाला नगर है, सनत नगर है, पटेनचेरू है, ये सनती इलाकों के हैसियत से मशहूर हुआ करते थे। लेकिन अब चूँकि आबादी में इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में ये अगर आबादी के बीच में आ जाते हैं तो कभी ना कभी इस तरह के वाक़यात होते हैं जिससे आबादी में ज़बरदस्त खलल पड़ सकता है या आबादी को ज़बरदस्त खलल का सामना करना पड़ सकता है। तो बहरहाल ये तो खबर रही हमारी रियासत तेलंगाना से। लेकिन आपको बता दें कि जहाँ तक रियासती बीजेपी का सवाल है, इस सिलसिले में कल रियासती बीजेपी के सदर का इंतखाब होने वाला है और नाम जो लिया जा रहा है, जिसके नाम पर इत्तेफाक हो गया है, ये कहा जा रहा है, ज़राए का कहना है कि रामचंद्र राव, वो MLC हैं जो रहा करते थे, वो खुद सदर बनाए जाने वाले हैं। और इस सिलसिले में राजा सिंह ने भी अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि इससे पहले इटाला राजेंद्र का नाम लिया जा रहा था। अब देखना यह है कि बंडी संजय की जगह जी किशन रेड्डी की जगह कौन लेते हैं, क्योंकि बंडी संजय भी सदर रह चुके हैं, उसके बाद फिर किशन रेड्डी को सदर बनाया गया, उससे पहले भी किशन रेड्डी थे और अब भी किशन रेड्डी सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हालांकि बंडी संजय और किशन रेड्डी दोनों मरकजी वजारत में शामिल किए गए हैं। अब देखना यह है कि
तभी रामचंद्र का इंतखाब अमल में आता है, या फिर ईटाला राजेंद्र के बारे में भी ये ख्याल आ रहे हैं कि जा रही है कि उन्हें रियासती बीजेपी का सदर बनाया जाएगा। ताहम अभी अभी ये तलाई है कि रामचंद्र राव के नाम पर इत्तेफाक हुआ है, जबकि जो राजा सिंह है उनका दावा है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, वीडियो जारी करते हुए पार्टी क़यादत से अपील की है कि उन्हें सदर बनाया जाए, और अगर असम्बली इंतखाबात में बीजेपी इक़्तिदार में आती है उनकी मेहनत से, तो फिर वो भी रियासत तेलंगाना में योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर हुकूमत तश्कील देंगे। इस तरह की बात उन्होंने की है। तो आप क्या कहते हैं सज्जाद साहब? यकीनन देखिए अभी देखिए अब हुकूमत किसकी बनेगी, क्या बनेगी, इस पे बात करने के लिए अभी टाइम बहुत बाकी है। यकीनन 3.5 साल और बाकी हैं इलेक्शन के लिए तेलंगाना में। तो ये अलग एक मतलब एक अलग जो है बात होगी कि क्या आगे होने वाला है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी जो है अभी से तेलंगाना में अपने आप को मजबूत करने के लिए हाथ पैर चलाने लगी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम इलेक्शन के बाद आप भी जानते हैं 2 एमएलए थे 8 हो गए, 2 एमपी थे 8 हो गए तेलंगाना में। जी जी 2 एमएलए थे, 2 एमपी थे, और 2 की जगह 8 हो गए हैं बीजेपी के, खासतौर से मैं कह रहा हूँ। तो बीजेपी ने यहाँ पे अपने कदम जमाने की भरपूर जो है कोशिशें की हैं, और उसमें देखिए मामूली बात नहीं है, 8 एमपी का होना मामूली बात नहीं है, और 8 एमएलए का होना भी मामूली बात नहीं है। तो इस तरीके से बीजेपी धीरे धीरे यहाँ पे जो है अपने कदम जमा रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि हम देख रहे थे कि एक अरसे से मुतालबा किया जा रहा था कि चूँकि किशन रेड्डी जो है मरकज़ी वजारत में है, तो बीजेपी की पॉलिसी है कि एक शख्स को 2 ओहदे नहीं दिए जा सकते, इसलिए उनको सदारत की ओहदे से हटाने की 6 गोइयाँ बहुत दिनों से जारी थीं। लेकिन इस पे बीजेपी ने अमल नहीं किया था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो है अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह निज़ामाबाद आए थे। वहाँ हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह के मकसद से वो निज़ामाबाद आए थे, और फिर निज़ामाबाद आने के बाद उन्होंने पार्टी वर्कर्स के साथ, पार्टी की क़यादत के साथ जायज़ा इजलास मुनाकिद किया था, और उस इजलास में उनको जो है अमित शाह से भी एक कहा गया था कि जो है पार्टी की जो है सदर के इंतखाब के लिए इक़दाम होने चाहिए। तो अमित शाह ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। तो इसी सिलसिले में 1 तारीख को अभी इलेक्शन होंगे कल, और जो है इस इलेक्शन के बाद नए सदर का इंतखाब अमल में आएगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि राजा सिंह बहुत हाथ पैर मार रहे थे सदारत के लिए, बीजेपी की रियासती सदारत के लिए। लेकिन किशन रेड्डी हो या बंडी संजय हो, दोनों भी जो है हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि राजा सिंह के वो बड़े सख्त खिलाफ रहे हैं, और उन्होंने कभी भी राजा सिंह को आगे बढ़ने की जो है इजाज़त नहीं दी है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों भी राजा सिंह ने बड़ी जो है बुलंदबांग दावे किए थे, और जो है किशन रेड्डी के ख़िलाफ़ और पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बहरहाल जो कुछ भी हो, यहाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एन रामचंद्र रेड्डी को जो है, जो यहाँ पे राव को, एन रामचंद्र राव को का इंतखाब जिस तरीके से अमल में आया है, उससे देखने से ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी एक ऐसे शख्स को मुंतखब करना चाहती थी जो कंट्रोवर्शियल ना हो और ख़ामोशी से जो है अपना काम करता रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि रामचंद्र रेड्डी, देखो आपको याद होगा रियाज साहब के इलेक्शन से पहले बंडी संजय को हटा दिया गया था सदारत से, रियासत की बीजेपी की सदारत से हटा दिया गया था, और जी किशन रेड्डी को बनाया गया था। और बीजेपी का ये ख्याल है कि किशन रेड्डी की पॉलिसियों की वजह से ही बीजेपी रियासत में मुस्तहकम हुई है, और अब भी ये कहा जा रहा है कि किशन रेड्डी की सिफारिश की वजह से ये नाम आगे आया है। बिल्कुल, इस नाम पे जो है आज बहस हो रही है। हो सकता है कल जो है वो सदर भी चुन लिए जाए। इत्तेफाक राय तो जाहिर सी बात है, इत्तेफाक राय हो रहा है। तो बहरहाल अमित शाह की को नुमाइंदगी करने वाले जी किशन रेड्डी थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। बहरहाल जो है रियासत में जो है बीजेपी की एक नई क़यादत आएगी, और अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी आने वाले दिनों में किस तरह के जो है यहाँ पे इक़दामात करती है और कैसे पार्टी को मुस्तहकम करती है।
संजय साहब, आपने कहा कि राजा सिंह भी दावा कर रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक राजा सिंह का सवाल है, राजा सिंह तालीमी लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बहुत पीछे हैं, और अगर उनके बातचीत का अंदाज़ देखा जाए और उनके इक़दाम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, यानी अगर वो सब में शामिल करें किशन रेड्डी की या फिर रामचंद्र राव की या फिर दूसरे डॉक्टर लक्ष्मण की, तो वो बहुत दूर नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बातें तो बहुत करते हैं और गौ रक्षक होने का दावा भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर मुझे रियासती बीजेपी का सदर बना दिया जाता है तो मैं अपने पार्टी में एक ख़ास विंग गौ रक्षकों का बनाऊंगा और उनकी निगरानी भी करूंगा। इसके अलावा बीजेपी का जो पैगाम है वो घर घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो बीजेपी को एक हिंदुत्व पार्टी के तौर पर रियासत तेलंगाना के घर घर तक पहुँचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। यानी तबाही बर्बादी जो शुमाली हिंद में आ रही है, फ़िरका परस्ती जो शुमाली हिंद में आई है, वही खेल यहाँ पर भी खेला जाएगा। इस तरह के इशारे उन्होंने दिए हैं। हद तो यह है कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर बीजेपी रियासत में इक़्तिदार हासिल करती है, और मुस्तक़बिल की बात कर रहे हैं वो, करती है, तो वो बहैसियत सदर बीजेपी, रियासती बीजेपी, उसी तर्ज की हुकूमत यहाँ पर कायम करने की कोशिश करेंगे जिस तर्ज की हुकूमत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कायम की है। तो बहरहाल राजा सिंह के ख्यालात तो अच्छे हैं लेकिन हालात ख़राब हैं। और आपको ये बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में एक ग्रुप उनके खिलाफ काम कर रहा है। उनका इशारा किशन रेड्डी, डॉक्टर लक्ष्मण और बंडी संजय की तरफ था। और इवन आपको बता दूं कि हाल तक भी इस ओहदे के लिए ईटाला राजेंद्र, जो बीआरएस से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनका नाम भी लिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगला सदर ईटाला राजेंद्र को बनाया जाएगा। पिछले साल भी ऐसी तलत आई थी, लेकिन पार्टी के जो पुराने लीडर्स हैं उन लोगों ने इसकी ये कहते हुए मुखालिफत की थी कि ये आउटसाइडर हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, सज्जाद साहब ने एक बात ये कही कि बीजेपी ने जो इक़्तिदार हासिल करने के लिए बहुत यानी हाथ पांव मार रही है, ऐसे में आप सब चाहते हैं कि कोई ना कोई सदर बन जाए। लेकिन एक बात ज़रूर आपको ये बताना है कि 17 पार्लिमानी हल्कों में से 8 पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जबकि अगर 119 से असम्बली हल्के को आप देखेंगे तो 8 पर उन्होंने कब्जा किया है। यानी 8 अरकान असम्बली और 8 अरकान पार्लियामेंट है रियासत तेलंगाना से बीजेपी के। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने न सिर्फ 8 पार्लिमानी हल्कों पर कब्जा किया, बल्कि उसका जो वोट शेयर है वो बढ़कर 39% हो गया है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये खतरे की घंटी है। और खतरे की घंटी का मुकाबला अगर कोई कर सकते हैं तो वो कांग्रेस और बीआरएस कर सकती है। और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि इस कदर 39% वोट हासिल करने के बावजूद भी असल मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि राजा सिंह का क्या होता है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि बिहार में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और वहां पर जिस तरह की हलचल मची हुई है, और ऐसे में असदुद्दीन अवैसी की नज़र है सीमांचल पर। उन्होंने अब यह कह दिया है वादे तौर पर कि हम महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक में शामिल होकर इंतखाबात लड़ना चाहते हैं ताकि बीजेपी की शिकस्त को यकीनी बनाए और एनडीए वहां पर वापस ना आए इख्तिदार में। उनका ये मकसद है। तो असदुद्दीन अवैसी ये भी कहते हैं कि हमने इसका इख्तियार जो है बिहार रियासती एमआईएम के सदर अख्तर उल इमान को दिया है और वो कांग्रेस और आरजेडी कायदीन से बातचीत कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर महागठबंधन यानी कांग्रेस के और आरजेडी के ज़रिए क़यादत जो महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, अगर वो हमें शामिल नहीं करता उस इत्तेहाद में, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के तमाम असेंबली हल्कों में अपने उम्मीदवार नामजद करेगी, अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। तो सज्जाद साहब, आप ये बताइए कि क्या ये धमकी नहीं है? और असदुद्दीन अवैसी को अच्छी तरह पता है कि महागठबंधन में एमआईएम को शामिल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ये धमकी है, खुली धमकी हमें कह सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि महागठबंधन में एमआईएम को शायद ही जो है शामिल किया जाए। किसी भी सूरत जो है महागठबंधन एमआईएम को शामिल करने के लिए तैयार नहीं, यानी एक बहाने की तलाश है। बिल्कुल बहाने की तलाश है। इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि महागठबंधन में एमआईएम को शामिल नहीं किया जाएगा। अब इन्होंने तो पेशकश कर दी कि हमें महागठबंधन में शामिल करो, सीमांचल में हम इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एमआईएम ने सीमांचल से इलेक्शन लड़ा था, वहाँ से जो है उसको 5 एमएलए मिल गए थे। लेकिन चारों के चारों जो है बाद में आरजेडी में चले गए थे। तो ये मतलब है कि उन्होंने ये कहते हुए आरजेडी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी कि एमआईएम से मतलब है कि एमआईएम से जुड़े रहने से इलाके की तरक्की नहीं हो सकती और ना ही इलाके की तरक्की हो रही। बहरहाल जो कुछ भी हो,
एक सियासी जो है सिचुएशन है वहाँ की। तो अब अगर असद अवैसी सीमांचल से फिर उम्मीदवार ठहरा, अगर पूरे बिहार से ठहरा कर, देखिए अभी इलेक्शन वहाँ पे आने वाले हैं, बिगुल बज चुका है, ज़बरदस्त तैयारियां हो रही हैं, ज़बरदस्त जो है इंतखाबी जलसे शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने भी आज एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है वक्फ कानून की जो है मुखालिफत करेंगे और वक्फ कानून को जो है डस्टबिन में डालने तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने जो है वक्फ के मामले को भी एक मुद्दा बनाया हुआ है। तो यकीनन देखिए वहाँ पे जैसे महागठबंधन की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस और आरजेडी मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है और जो है बीजेपी है, चिराग पासवान की भी पार्टी है, चिराग पासवान की भी एक पार्टी है। बहरहाल वो तीनों पार्टियां मिलकर वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि उसकी साख बहुत कमज़ोर हो गई है और जो है अब की इलेक्शन में इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। तो अब अगर देखिए एमआईएम वहाँ के तमाम हलकों से उम्मीदवार ठहरा करती है, जैसा कि माजी में भी कहा गया है कि कुछ 100-200 वोट भी अगर काटने में कामयाब हो जाती है एमआईएम, तो फिर उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यह है, देखिए अभी तक तो तेजस्वी यादव भी जो है जलसे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी एमआईएम का जिक्र या असद अवैसी का जिक्र नहीं किया है उन्होंने। लेकिन अब और सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी ने तो दो टोक अंदाज में कहा है कि अब हम असद अवैसी को करीब आने नहीं देंगे। तो बहरहाल कांग्रेस भी करीब आने नहीं देगी, आरजेडी भी करीब आने नहीं देगी। तो ऐसी सूरत में अगर एमआईएम इंडिविजुअली पूरी रियासत से इलेक्शन लड़ती है तो इसका सीधा जो है फ़ायदा बीजेपी को होगा और सेक्युलर पार्टियों को जो है इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एमआईएम जो है सेक्युलर पार्टियों को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुई है। तो हमेशा से जो है एमआईएम ने तो ख़ास तौर पे जो है सेक्युलर पार्टियों में कांग्रेस को बहुत तनकीद का निशाना बनाया है। तो बहरहाल जो है सिचुएशन एक पेचीदा हो गई है। देखिए वहाँ पे प्रशांत किशोर भी आ गए हैं मैदान में, इवन अरविंद केजरीवाल भी जा रहे हैं। जी अरविंद, अब इतने पार्टियाँ अगर वहाँ जाएंगी, यहाँ से एमआईएम जाएगी, वहाँ से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जाएगी, वहाँ प्रशांत किशोर ने एक नई पार्टी बना ली है, फिर बीजेपी वहाँ पे जो है इख्तिदार हासिल करने के लिए बेताब है। गैर महसूस तौर पे बीजेपी ने इस बात के इशारे देने शुरू कर दिए हैं कि आने वाले बिहार के इलेक्शन में बीजेपी फतेह के झंडे गाड़ेगी। तो ये सिचुएशन, जो कुछ भी ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर इतनी जमातें वहाँ पे इलेक्शन लड़ती हैं तो इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बिहार असेंबली इंतखाबात का सवाल है, वहाँ पर प्रशांत किशोर, आप देखेंगे कि 2014 के जो पार्लिमानी इंतखाबात है उसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिकमत साजी यानी बीजेपी की हिकमत उन्होंने तय की थी और किस तरह बीजेपी को इख्तिदार हासिल हुआ था। फिर कांग्रेस के लिए भी उन्होंने काम किया और अब हाल ये हो गया है कि उन्होंने अपनी पार्टी कायम कर ली है और वो पूरी तरह ऐसा लगता है कि बिहार के सियासी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में ये देखा जाएगा कि क्या वो अल-आज़ाद के हिंदुओं को उम्मीदवार बनाएंगे या फिर पसमानदा तबक़ात के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, मुसलमानों को मैदान में उतारेंगे। ये बहुत अहम सवाल है। अगर वो अल-आज़ाद के हिंदुओं को मैदान में उतारते हैं तो इसका मतलब बीजेपी को नुकसान होगा और आरजेडी को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कोई खुफिया मंसूबा है, कोई खुफिया मामलत हो चुकी है, तो फिर समझिए कि पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले और मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, जिसका रास्त फ़ायदा बीजेपी को होगा। इसी तरह आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान पहुँचा सकती है, बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा सकती है। और यही फार्मूला अगर अरविंद केजरीवाल पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले और मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे तो फिर बीजेपी का फ़ायदा होगा। अब तीसरी बात जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वादे कर दिया है कि वो सीमांचल के जितने असेंबली हल्के हैं वहाँ से वो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। जैसा कि सज्जाद साहब ने भी कहा कि पिछली मरतबा उन्हें 5 नशस्त संपर्क काबियाँ भी मिली थी और 4 ने इन्हराफ किया था। तो अब ये देखा जा रहा है कि असद अवैसी ने बिलवास्ता तौर पर धमकी दे दी है इंडिया ब्लॉक को कि
हम अगर आप हमें इत्तेहाद में शामिल नहीं करेंगे तो हम सारे बिहार के जो असेंबली हल्के हैं उससे अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। लेकिन इससे किसको फ़ायदा होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं और सज्जाद साहब ने भी आपको बताया है कि किसको फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि राहुल गांधी ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है और ज़राए मोतबर ज़राए का कहना है कि MIM को मुँह ना लगाएं, यानी अपने इत्तेहाद में शामिल ना करें, उसे अपने से दूर रखें, क्योंकि उसने हमेशा सेक्युलर जमातों को नुकसान पहुंचाया है। ये कांग्रेस के अहम कायदीन का कहना है। तो बहरहाल ये बात अब देखेंगे कि अब तो इंतखाबात बिल्कुल करीब है और वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये 3 पार्टियों से, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ये 3 पार्टी है और अपोजिशन ये भी इल्ज़ाम आयद कर रही है कि इनमें एक और इजाफा है और वो इजाफा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अगर वो भी बीजेपी की तारीफ करती है, जैसा कि उस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, हम तो इससे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन अपोजिशन कहती है कि अगर वो भी मदद करती है तो बीजेपी वहाँ और जो नीतीश कुमार की पार्टी है या चिराग पासवान की पार्टी है उनका इत्तेहाद कामयाब हो सकता है और जितिन राम मांझी भी उसमें शामिल है। सज्जाद साहब बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी 2-3 दिन से आपको भी याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो है नए इलेक्शन का कार्ड जो है जारी करने का मुहिम चलाई हुई है, उसको लेके भी बहुत इतराज़ हो रहा है। नए जो इलेक्शन कार्ड जारी करने के लिए जो एक रूल वहाँ पे लगाया गया है, उसमें ये सवाल किया जा रहा है कि आपकी पैदाइश का मुकाम जाए मुकाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके फादर का जाए मुकाम क्या है, आपके फादर की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पैदाइश का मुकाम, फादर की डेट ऑफ बर्थ, फादर का पैदाइश का मुकाम, जब तक ये 2 सर्टिफिकेट आप अपलोड नहीं करेंगे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यही कहा, देखिए पहला सवाल तो ये किया गया कि 5 महीनों में, अब इस साल के एंड में जो है वहाँ इलेक्शन है बिहार में, तो 5 महीनों में आप 5 करोड़ लोगों का ID कार्ड कैसे बनाओगे? पहला सवाल, बहुत खतरनाक बात, पहला सवाल ये किया गया है कि अब नए, मतलब ये कि पूरी की पूरी रियासत के नए ID कार्ड जारी करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। ये जानबूझकर पुराने जो है कार्ड, अब एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 2004 के कार्ड हैं, अब हम कैंसिल करेंगे। तो अब अगर पुराने कार्ड पूरे के पूरे कैंसिल किए जाएंगे तो तेजस्वी यादव का ये सवाल है कि 5 महीनों में आप 4 करोड़ लोगों के कार्ड कैसे जारी करेंगे? तो गैर महसूस तौर पे जो है इलेक्शन कमीशन बीजेपी का काम कर रहा है। इस तरह के जो है अपोजिशन का इल्ज़ामात हैं, ख़ास तौर पे जो है राहुल गांधी ने बीजेपी, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस के तर्जुमाने में ने भी इस सिलसिले में बाज़ाब्ता न सिर्फ इल्ज़ाम लगाया है बल्कि इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब भी रवाना किया है और कहा है कि जिस तरीके से अचानक जो है इलेक्शन कमीशन देखिए नए कार्डों की इजराई की बात तो समझ में आती है, लेकिन पूरे के पूरे कैंसिल करके सारे के सारे नए कार्ड जारी किए जाएंगे, ये बात हजम नहीं हो रही है। सज्जाद साहब एक बात बताता हूँ, आपने एक बात कही है कि आप जो नए यानी अपने नामों का इंदराज करवाने वाले हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आप कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए, और उनके साथ साथ आपने ये भी कहा और बाज़ाब्ता तौर पर कहा जा रहा है रहनुमायाना खतूत जो बनाए गए हैं उसमें जो वोटर है उसके बाप के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो कहाँ पैदा हुआ और कब पैदा हुआ। अच्छी बात ये हुई कि इन लोगों ने ये सवाल नहीं किया कि क्यों पैदा हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है एक बहुत बड़ी जो है एक सवालिया निशान है। तेजस्वी यादव ने आज इस सिलसिले में बयान देते हुए दो टोक अंदाज में कहा कि बिहार की आधी रियासत सैलाब से मुतासर होती है। हर साल हर साल सैलाब आता है आधी रियासत में। तो सैलाब में वो लोग जो है बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ लेके जाएंगे? इनके तो गांव के गांव डूब जाते हैं पानी में, तो उनका तो सारा का सारा सरमाया जो है पानी में डूब जाता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? सज्जाद साहब एक बात बताता हूँ, जैसे रहनुमायाना खतूत की बात हो रही है, सवाल ये पैदा होता है अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ये सवाल किया जाए कि बताइए, चलिए आपकी तारीख़ पैदाइश तो सबको मालूम है, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो तारीख़ पैदाइश है दो तारीख़ पैदाइश है, ठीक है चलिए, और आपके इल्मी काबिलियत के बारे में भी अरविंद केजरीवाल ने संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे। क्या वज़ीर आज़म के पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट होगा? ठीक है, इस पर को भी अगर मान ले कि होगा,
तो क्या वो बता सकते हैं कि उनके वालिद कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? ये तो बताएंगे, लेकिन ये नहीं बता सकेंगे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। अमित शाह से भी ये सवाल कर लीजिए, वो भी नेगेटिव में जवाब देंगे, यानी नफी में जवाब देंगे। इवन इलेक्शन कमिश्नरान से पूछ लिया जाए कि आपके पेरेंट्स जो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, क्या उसके दस्तावेजात मौजूद हैं, तो मैं ये कह सकता हूं और आवाम ये कह सकते हैं कि वो भी नहीं बता सकेंगे। तो फिर इनके साथ इस तरह का सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है? बिल्कुल, तो यही जो है सबसे बड़ा अलमिया है कि गरीब वोटरों को हरासा किया जा रहा है। और ऐसा मालूम होता है कि जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है वोटरों की मतलब नाम हज़फ किए जाएंगे। जी जी। तो अगर इस तरह से हालात वहाँ बनते हैं तो यकीनन ये तशवीश की बात है, और ये एक वोटर से उसका वोट का हक छीनने का जो है साजिश में शुमार होगी ये चीज़। तो इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए। अभी तो अपोजिशन की तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन आगे इस सिलसिले में क्या जो है फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। तो बहरहाल हम आपके लिए चलते हैं चेन्नई। आप देखेंगे कि वहाँ पर द्राविडियन जो तबका है, यानी असली हिंदुस्तानी जिन्हें कहा जाता है, वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के और आरएसएस के जहन के लोग हैं वो कुछ अजीब व गरीब हरकतें भी वहाँ कर रहे हैं ताकि वहाँ इक़्तिदार हासिल हो जाए। बहरहाल कश्मीर का एक डॉक्टर हैं, वो वहाँ पर जाता है नीट में, समझे आप, नीट सुपर स्पेशलिटीज़ में उसका इंतखाब अमल में आता है और वो वहाँ पर डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड की सीट हासिल करता है। लेकिन जब वो सीट के लिए जाता है और तो वहाँ ये उसे हुक्म दिया जाता है कि आपने दाढ़ी रखिए, अपनी दाढ़ी ट्रिम करवाइए, यानी दाढ़ी कटवाइए, इस तरह की बात की जाती है, वरना आपके साथ यानी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बातें हो रही थी। तो बहरहाल उसने गैर मामूली कदम उठाते हुए कहा कि मुझे इस तरह की सीट नहीं चाहिए, जो आप मेरा ये जो यानी दीनी शायर है उससे आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, बल्कि आप अगर चाहते हैं तो मास्क लगा सकता हूं मैं दाढ़ी पर, लेकिन दाढ़ी नहीं कटा सकता। तो बहरहाल उसने एक कीमती सीट छोड़ दी है और इस सिलसिले में बहुत ही तनकीदें की जा रही है चेन्नई के। और ये भी कहा जा रहा है कि कवाई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल KMCH के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में उसका एडमिशन हुआ था उस डॉक्टर का, लेकिन जैसे ही दाढ़ी की बात आई उसने कहा कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए। हालांकि उसने कहा कि मैंने MBBS किया, मैंने MD किया और वहाँ पर कोई ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश नहीं आया, लेकिन यहाँ पर इस तरह का वाक़या पेश आ रहा है जिससे बहुत दुख हुआ है उसे। जी यकीनन देखिए, ये अगर इस तरह की जो है हालात अगर वहाँ भी आ जाते हैं या फिर वहाँ अहम ओहदों पे अगर इस तरह की जहनीत वाले लोग जो है बैठेंगे और वो इस तरह की जो है तासुब और जानिबदारी का मुजाहरा करेंगे, तो ये रियासती सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की जो है हालात पे नज़र रखें। देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो है कर्नाटक में हिजाब के मामले पे जो है बड़ा हंगामा हुआ था, तो तब वहाँ बीजेपी की हुकूमत थी। तो इसलिए लोगों के लिए ये बात काबिल मतलब एक है, लोगों ने कहा कि ये तो बैठे ही इक़्तिदार में तासुब भरे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे स्टालिन इक़्तिदार में है, डीएम के इक़्तिदार में है। ये लोग जो है सेक्युलर पार्टी है ये, और ये बीजेपी के दुश्मन है और बीजेपी के नज़रियात को ये लोग हमेशा नफ़ी करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब वहाँ की डीएम के सरकार की जो है जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और जो है देखे कि आखिर किसने ये हरकत की है और क्यों ये हरकत की गई है। कहीं इसके पीछे कोई तासुब का मामला तो जो है कार फरमा नहीं है, ये भी देखने की ज़रूरत है। देखिए, अगर इस तरह का तासुब होगा और इस तरह से खाली काबिल तरीन लोग जो है अगर इस तरह से ओहदे छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे तो फिर ये पूरी कौम के लिए जो है किसी अलमे से कम नहीं है। ये सिर्फ एक ओहदे का नुकसान नहीं है बल्कि पूरी कौम का नुकसान है। अब देखिए, जहाँ तक मुस्लिम डॉक्टर्स का सवाल है, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं सज्जा साहब जो अपने चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, लेकिन अपने पेशे में वो इंतहाई माहिर हैं और वो कभी ये नहीं सोचते कि उनके जो मरीज़ होते हैं, रुजू होते हैं उनसे, वो कभी नहीं सोचते कि ये हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, बल्कि वो बीमार है ये सोचते हैं और खिदमत खल्क़ के तहत गैर मामूली अंदाज में उनकी खिदमत करते हैं। लेकिन आप दाढ़ी के बुनियाद पर एतराज़ करेंगे या फिर लिबास की बुनियाद पर एतराज़ करेंगे तो आप अंदाज़ा कीजिए
कीजिए कि कई हिंदू डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने पेशानी पर जो वो लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, गहरा तिलक लगाते हैं। क्या कभी किसी ने इतराज़ किया? और ना किसी को इतराज़ करना चाहिए, क्योंकि देखिए लकुम दीनुकुम वलिय दिन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ, कुरान ने वादे तौर पर कह दिया है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि कभी किसी के साथ मुसलमानों ने तो मैं समझता हूँ कि कभी एतराज़ नहीं किया। अगर कोई हिंदू डॉक्टर आता है तो उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर का जो पेशा होता है बहुत ही नोबल प्रोफेशन होता है। इसी तरह अगर आप देखेंगे ईसाई जो होते हैं वो क्रॉस अपने गले में डाले रहते हैं, उस पर भी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। और अगर सिखों की बात करते हैं वो पगड़ी बांधते हैं और पगड़ी पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, तो फिर अगर मुसलमान दाढ़ी रखता है तो इसमें क्यों एतराज़ किया जा रहा है? इस पर एतराज़ करने की वजह क्या है? एक तो तासुब हो सकता है, जानिबदारी हो सकती है। अब आप अमेरिका की मिसाल देंगे कि वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रीम करते हैं, अरे मेरे भाई वो अमेरिका है, ये हिंदुस्तान है। यकीनन देखिए हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और सेकुलर इक़्तिदार की हिफाजत यहाँ हर रियासत की और हर जो है, देखिए जो भी इक़्तिदार में आते हैं, चाहे वो अहम अहदों की बात हो, चाहे वो जो है मरकज़ी अहदों की बात हो, चाहे वो किसी भी किस्म के जो है अहदे की बात हो, जिस भी अहदे पे कोई जो है शख्स चुन के आता है, सेलेक्ट हो के आता है, तो उसको अहदे पे बैठने से पहले उससे ये हलफ लिया जाता है कि वो जो है पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करेगा और जो है कोई जानिबदारी या फिर तासुब का मुजाहरा नहीं करेगा और फिर वह हिंदुस्तानी आइन पर पूरा भरोसा रखेगा। तो इस तरह से जो है उससे हलफ लिया जाता है। तो हलफ लेने के बावजूद अगर लोग जो है इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो ये तशवीश की बात होगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की सिचुएशन या इस तरह के हालात आते हैं तो बड़े पैमाने पे जो है हुकूमतों को भी आगे आना चाहिए और अपोजिशन जमातों को भी आगे आना चाहिए। इसी में इस मुल्क की खूबसूरती भी है, इस मुल्क की बका भी है। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हुए हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचाते हैं। इस खबर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है और वो किस तरह हुकूमत कर रहे हैं ये सब अच्छी तरह जानते हैं। वहाँ पर ख़ास तौर पर मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा तासुब बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए कंवड़ियों की जो यात्रा निकलती है, उस यात्रा के दौरान मुस्लिम जो व्यापारी होते हैं या होटल मालिकीन होते हैं, रेस्टोरेंट के मालिकीन होते हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है पिछले साल की तरह इस साल भी कि वो अपने नाम सावाज़े तौर पर जाहिर करें। और आप देखेंगे हाल ही में या बिल्कुल ताज़ा वाक़या पेश आया है। वहाँ वाक़या ये हुआ कि एक महाराज, एक पंडित की क़यादत में तकरीबन 500-600 लोगों ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ पर मुस्लिम जो रेस्टोरेंट्स है मालिकीन या रेस्टोरेंट मालिकीन है या होटल मालिकीन है, उनके इदारों की आइडेंटिफाई यानी निशानदेही की। और हद तो ये है कि उन्होंने लोगों के कपड़े उतार कर भी ये देखा कि ये हिंदू है या मुसलमान है। कितनी बदकिस्मती है, हालात किस कदर ख़राब हो गए हैं। ये हमारी इंतहाई बदबख्ती कही जा सकती है कि अब कपड़े उतार कर ये देखा जा रहा है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। आप अंदाज़ा कीजिए कि और कहाँ तक गिरेंगे हम सज्जा साहब। यकीनन या कानून है या नहीं है? यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल है कि कांवड़ की यात्रा है, ये आज से जारी नहीं है, ये बरसों से ये सिलसिला चल रहा है, बल्कि सदियों से ये सिलसिला चल रहा है कि कांवड़ों की यात्रा वहाँ हर साल होती है और ये एक मजहबी जो है वहाँ का एक त्यौहार है। लेकिन उस मजहबी त्यौहार को जिस तरीके से तासुब के जो है एक मुनाफिरत का जो है त्यौहार बनाया जा रहा है वो तशवीशनाक है। लास्ट ईयर भी अचानक जो है योगी सरकार को ने फैसला सादिर कर दिया था कि कांवड़ों की यात्रा के रास्ते में जो भी दुकानें होंगी उनको अपने नाम लिखने होंगे, बोर्ड लगाने होंगे। तो उस पर भी बहुत जो है हंगामा हुआ था। लोग अदालत भी गए थे और अदालत ने कहा था कि किसी को भी इस बात का हक़ नहीं पहुंचता कि वो दुकानदार के नाम की तख्ती दुकान के सामने लगाने की जो है हिदायत दे। ये गैर क़ानूनी है और गैर आइनी है। लेकिन अब जिस तरीके से देखिए उसके बावजूद जिस तरीके की गुंडागर्दी हो रही है, ये बड़ी तशवीश की बात है। आपने कहा कि जो है वहाँ दुकानों में जाके चेक किया जा रहा है और यकीन करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ कोई मुसलमान तो दुकान कपड़े उतार कर चेक किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और जब कोई देखिए किसी शख्स से नाम पूछा उन्होंने, उसने हिंदू नाम बताया, तो फिर आप जो है उसके कपड़े उतारते हैं, तो ये क्या मतलब हुआ? अब अंदाजा कीजिए जिसके कपड़े उतार कर देखे हैं उसका नाम गोपाल निकला। बिल्कुल, ये तो शरपसंदी की इंतहा है। जी। ये तो जो है शरपसंदी की इंतहा है, तासुब की इंतहा है
बल्कि माहौल को इंतहाई प्राकंदा करने की जो है ये इंतहा है। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ जो है बहुत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और दूसरी बात सजा साहब, आप देखेंगे कि जहाँ तक भूख है, भूख का कोई मजहब नहीं होता। भूखा हिंदू भी होता है, भूखा मुसलमान भी होता है, भूखा सिख भी होता है, ईसाई भी होता है। भूख का कोई मजहब नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मजहब नहीं होता, आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता, दर्द व अलम का कोई मजहब नहीं होता। और आप देखिए कि हर चीज़ की जानी चाहिए तो इंसानियत के नाते की जानी चाहिए। अब अंदाज़ा कीजिए कि आप लोगों के कपड़े उतार रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, तो आप इस तरह की इकदाम करते हुए उत्तर प्रदेश को किस तरफ ले जा रहे हो? निराज की तरफ ले जा रहे हो, तबाही बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो। क्या वहां पर दस्तूर पर अमलावरी नहीं हो रही है? क्या वहां पर कानून नहीं है? वहां पर हुकूमत नहीं है? वहां की पुलिस क्या निफाज कानून में नाकाम हो गई है, जबकि ये कानून के से खिलवाड़ करने वाले खुद कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को खुद जो है आज खुद नोटिस लेना चाहिए इस मामले का। मोटे एक्शन लेना चाहिए जी। ये बहुत संगीन मामला है। अगर सुप्रीम कोर्ट, देखिए वहाँ की पुलिस, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से तो हम ये भरोसा नहीं कर सकते उन पे कि वो लोग जो है कोई एक्शन लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही अब जो है अदालत उज़्मा ही एक ऐसी अदालत है जो इस मामले में मुदाखलत कर सकती है, और अदालत उज़्मा को इस सिलसिले में मुदाखलत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा है, और इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।